हेलो गाइस, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग केमिस्ट्री मेगा टेस्ट का ऑनलाइन सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, द रिएक्टिविटी ऑफ मिथेनॉल फर्स्ट इज 1 प्रोपेनॉल। ओके, 1 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर क्या आएगा, आपको पता ही होगा यार, CH3OH। सेकेंड क्या है, 2 ब्यूटेनॉल। 2 ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर क्या आएगा, CH3 CHOH CH2OH। ओके, थर्ड नंबर क्या है आपका, ओके, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल मतलब CH3 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 एंड CH3। सॉरी, मेरे से गलती कुछ हो गई है। आपका ये हो जाएगा, फर्स्ट नंबर का है, मतलब मिथेनॉल है ये। 1 प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ। 1 प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर आएगा आपका CH3 CH2 CH2OH। ओके, सॉरी, गलती से मेरी मिस्टेक हो गई। आप ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो आपका मिथेनॉल का है। प्रोपेनॉल का मैंने इधर ड्रॉ किया है, 2 ब्यूटेनॉल का मैंने इधर ड्रॉ किया है, और ये इधर। चलो, आपको रिएक्शन करवानी है सोडियम मेटल के साथ। तो सोडियम मेटल क्या बोलता है, सोडियम मेटल है। ओके, उस तो वो एसिडिटी वाटर देगा। तो एसिडिटी का वाटर क्या आएगा, एसिडिटी का वाटर आएगा प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्सरी। क्लियर, मतलब कि आप जब भी रिएक्शन करवाओ, ठीक है, तो रिएक्शन करवाओ तो जिस पे आपका बल्कि ग्रुप होगा वो तो आएगा नहीं। प्राइमरी में कौन कौन आएगा, पहले तो कौन आएगा, मिथेनॉल आएगा। बाद में कौन आएगा, बोलो बोलो, 1 प्रोपेनॉल आएगा। बाद में सेकेंडरी ब्यूटेनॉल, बाद में टर्सरी ब्यूटेनॉल। तो आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर, चलो 47 के लिए हम चलते हैं आगे। Which of the following Grignard reagent is suitable for the preparation 3-methyl 2-butanol? चलो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आप जब भी प्रोडक्ट बनाते थे तो आपको सर ने कुछ ऐसा सिखाया होगा कि आपका फॉर्माल्डिहाइड हो तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको क्या देगा, प्राथमिक अल्कोहल, मतलब प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, बाद में आप किसी भी एल्डिहाइड को ले लो। ओके, किसी भी फॉर्माल्डिहाइड के बिना किसी भी एल्डिहाइड ले लो तो वो आपको प्रोडक्ट देगा सेकेंडरी अल्कोहल। किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। और कीटोन हो तो कीटोन के साथ कौन सी रिएक्शन आएगी, टर्सरी अल्कोहल। मतलब आप ध्यान से देखो, ये तीनों जो एग्जाम्पल है हमारे एनसीईआरटी के, ठीक है, और एनसीईआरटी थ्रू हम चलेंगे। देखो, Which of the following Grignard reagent is suitable preparation 3-methyl 2-butanol? 3-methyl 2-butanol, यानी कि आपको जो रिएक्शन पूछा है वो सेकेंडरी हो सकता है। सेकेंडरी में कौन आएगा, चलो, एसीटोन, वो क्या बनाएगा, टर्सरी। 2-ब्यूटेनॉल, वो भी कीटोन है, क्या बनाएगा, टर्सरी। एसिटाल्डिहाइड और इथाइल प्रोपियोनेट, तो पहले एसिटाल्डिहाइड के बारे में बात करते थे। एसिटाल्डिहाइड में हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते, देखो, CH3 CHO प्लस आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब CH3 CH3, ये आपका आइसो ग्रुप। ओके, एंड MgBr। रिएक्शन करवाओ, रिएक्शन करवाने से आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगी, देखो, CH3 CHOH CH3 तो देखो 1 2 3 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल बन गई ना अपनी प्रोडक्ट। तो इसका आंसर आएगा सी, चेन्नई। क्लियर, चलो नेक्स्ट। नाइट्रेशन करवाना है, मतलब आप नाइट्रेशन करवाओ, ठीक है। नाइट्रेशन में आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगी, एक प्रोडक्ट होगी आपकी OH ग्रुप पे, ये आपकी मेटा ग्रुप पे मिथाइल ग्रुप है,
मतलब एक आएगा आपको नाइट्रेशन कराओ तो एक आएगी ऑर्थो ग्रुप पे और एक आएगा पैरा ग्रुप पे। मतलब ये देखो, ये पैरा ग्रुप पे है और ये ऑर्थो ग्रुप पे। बाजू वाले कार्बन को हम ऑर्थो बोल सकते हैं ना। मतलब आंसर क्या आएगा, 1 and 2 बोथ। क्लियर। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट 49 नंबर। ओके 49 नंबर में CH3 CH2 CH CH3 CH2O CH2 CH3 आप हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, मतलब वो किसका रूल्स फॉलो करेगा, SN2। SN2 किसके रूल पर चलता था, प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्सरी। और प्राइमरी टू सेकेंडरी पे बनेगा तो प्रोडक्ट क्या देगी, जो ज़्यादा बल्की ग्रुप होगा वहाँ आपका न्यूक्लियो इलेक्ट्रॉन फिलिक ग्रुप वहाँ अटैच नहीं होगा। न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप मतलब आयोडीन ग्रुप वहाँ अटैच नहीं होगा। तो आप जब भी बॉन्ड तोड़ोगे, ये ईथर है आपका, तो ईथर पे बॉन्ड तोड़ोगे, इधर तोड़ो तो ये आपका प्राइमरी है, और इधर ग्रुप आप तोड़ो, ब्रेक करो तो ब्रेक करने पे आपका क्या आएगा, इधर बल्की ग्रुप ज़्यादा है, मतलब वहाँ आयोडीन तो फॉलो नहीं करेगा, SN2 रिएक्शन फॉलो कर रहा है। मतलब आपकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, एक बनेगी CH3 CH2I, तो सेकंड प्रोडक्ट क्या आएगी, CH3 CH2 CH CH3 CH2OH। क्लियर। तो आपका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट, अहमदाबाद। क्लियर। ओके, इन द रिएक्शन फिर से HCl हो मेजर प्रोडक्ट बनानी है। चलो SN2 को फॉलो कर दो, SN2 को फॉलो करो, ये बल्की ग्रुप है आपका, H इधर जाएगा, Cl इधर आएगा, मतलब देखो क्या है प्रोडक्ट, देखो OH ओके, CH3 ओके, CH ओके, CH2 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 Cl, मतलब आंसर आएगा बॉम्बे। क्लियर। पता चला कि नहीं चला, देखो फिर से एक बात बताता हूँ, HCl है, SN2 के साथ रिएक्शन SN2 के अकॉर्डिंग हो रही है, SN2 के अकॉर्डिंग रिएक्शन हो रही है, मतलब देखो ईथर है तो ये क्या हो गया आपका बल्की ग्रुप, मतलब बल्की ग्रुप होने के कारण आपका जो Cl है वहाँ तो अटैच नहीं कर पाएगा, मतलब ये तो डायरेक्टली इधर तो नहीं बनाएगा। आपको मैंने पहले भी बोला कि SN2 हो तो इधर Cl अटैच करो तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखो Cl है तो एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर है, सेकेंडरी बनाएगा, प्राइमरी नहीं बनाएगा। प्राइमरी बनाने के लिए इधर अटैच करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसलिए आंसर बॉम्बे आएगा। ओके चलो नेक्स्ट, चलो इधर आपको बेंजाइलिक क्लोराइड दिया है 51 में, ठीक है, मतलब कि आपको कुछ रिएक्शन कुछ ऐसी दी है, CH2Cl है आपका, आप एमाइन के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, तो एमाइन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो NH3 होगा, तो ये HCl आपका रिलीज होगा, और HCl रिलीज होने के कारण HCl रिलीज होने के कारण इधर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा क्या आएगा, इधर देखो CH2 और NH2। क्लियर। अब देखो इधर दो हाइड्रोजन 2CH3Cl है, 2 मोल है उसके, ठीक है, एमोनोलिसिस प्रोसेस है आपकी। कौन सी रिएक्शन है, NCERT की एमोनोलिसिस प्रोसेस है। एमोनोलिसिस आप प्रोसेस कर रहे हो तो उधर 2 हाइड्रोजन है, वहाँ हाइड्रोजन रिलीज होके नाइट्रोजन के साथ एक मिथाइल और एक सेकेंडरी मिथाइल, तो आपका ये प्रोडक्ट कौन सा है, देखो ऑप्शन नंबर सी, देखो ध्यान से देखो, चेन्नई का आंसर आएगा। क्लियर। एनिलीन कैन नॉट बी, एनिलीन कैन नॉट बी ओके प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस ड्यू टू, पता है आपको एराइल हैलाइड है, डू नॉट अंडरगो, सो एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी ना, ओके मतलब क्यों नहीं होगी कि प्राइमरी एराइल हैलाइड के साथ वो रिएक्शन नहीं करेगी, मतलब आंसर आपका बी आएगा बॉम्बे। आपकी NCERT की लाइन है, ठीक है, NCERT में लिखा हुआ है ना कि प्राइमरी एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आपने NCERT पढ़ी होगी, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। क्लियर। आपको नीचे लिखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके, आप रट्टा मार के आए होगे तो नहीं होगा, आपको याद रखना पड़ेगा
एराइल हैलाइड है, डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन है अभी। ओके चलो नेक्स्ट। आप ही बोल रहे हो कि बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, कहाँ बाहर से आ रहा है, देखो तो सही एक बार। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, विच वन इज सॉल्यूबल इन NaOH। बेस में आपको सॉल्यूबल करना है ना, तो बेस में सॉल्यूबल करने के लिए आप क्या करोगे, देखो एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ओके एन इथाइल मतलब मैं तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, एन इथाइल, एन अभी इथाइल। ओके मतलब इधर क्या आएगा, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड का आपको आपको ड्रॉ करना है, तो मतलब एन ये आपका आ जाएगा एस, सॉरी एस आएगा इधर, एस डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड ओ, ये NH CH2 CH3। ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन आपको क्या प्रॉपर्टीज में, एसिडिक है। ओके ये हाइड्रोजन आपको एसिडिक शो कर रहा है, तो जो एसिडिक शो कर रहा है मतलब समझो बेस में कौन सॉल्यूबल होगा, एसिडिक ही होगा ना, मतलब आंसर क्या आएगा 53 में ए, अहमदाबाद। क्लियर। ओके चलो करेक्ट ऑर्डर बेसिक नेचर, ये भी आपके एनसीईआरटी लाइन है, एनसीईआरटी में आपको दिया है। ओके एनसीईआरटी में आपको बताया हुआ है कि ये जो लाइन है थोड़ी ऑकवर्ड है, आपको ये रिएक्शन आपको जो ऑर्डर दिया है वो आपको याद ही रखना है, इसलिए आंसर क्या आएगा C2H5 ट्वाइस NH, सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी एंड MI। ओके क्लियर। तो 54 की एनसीईआरटी लाइन है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ के आए होगे तो ये आंसर सही हो जाएगा। देखो कितने क्वेश्चन आगे भी, देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो हमने जो आगे भी करके आए ना, देखो आगे इस पेज पे हमने देखो ये जो SN2 रिएक्शन है बुक की रिएक्शन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये भी आप पढ़ के आए होगे, तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन। ये भी जो ये खाली ओनली वो स्ट्रक्चर ही अलग किया है ना, मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स के जो सम होते हैं उसके नंबर चेंज कर देते हैं, तो इधर भी कुछ स्ट्रक्चर तो चेंज करना ही पड़ेगी, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। बाद में एक एमोनोलिसिस, वो भी एनसीईआरटी है, एनिलिन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड गैब्रियल थैलेमाइड, वो भी क्या है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, ठीक है। बाद में सॉल्यूबल इन NaOH, ये भी आपको एनसीईआरटी में आया हुआ है कि जो एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको सर ने बताया होगा कि जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर में शो कर रहा है, तो एसिडिक नेचर शो करता है वो बेसिक में क्या होता है, सॉल्यूबल ही होगा ना यार। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर फिर से वो भी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन। ओके सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन लाइन टू लाइन है, आपने एनसीईआरटी सही से रीड की होगी तो आपको आता ही होगा। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज एक्सपेक्टेड टू मोस्ट स्टेबल। चलो मोस्ट स्टेबल कौन है, मान लो कि ये तो विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, क्या ये आपका विड्रॉइंग ग्रुप, और विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण ये क्या हो जाएगा अनस्टेबल, क्योंकि ये भी इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है। फिर से देखो ये तो अनस्टेबल था ही, ये प्लस चार्ज इधर चला जाएगा और डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा फिर से वो फर्स्ट वाला जैसा ही स्ट्रक्चर शो करेगा, और NO2 तो विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब ये भी क्या बन जाएगा अनस्टेबल। बाद में फिर से ये फर्स्ट वाला कैरेक्टर ही शो कर रहा है, मतलब ये भी अनस्टेबल हो जाएगा। अब देखो चलो ये प्लस चार्ज इधर जा रहा है, डबल बॉन्ड इधर आ जाए, तो हो गया ना स्टेबल, तो ये प्रोडक्ट आपकी स्टेबल बनेगी। आंसर क्या आएगा इसमें, दिल्ली। क्लियर, दिल्ली आएगा। क्लियर, ओके चलो तो आगे चलो। ओके पता चला ये विड्रॉइंग ग्रुप था, विड्रॉइंग ग्रुप में क्या होता है कि विड्रॉइंग ग्रुप के कारण ये लो स्टेबल, फिर से हमने ये इलेक्ट्रॉन लोकलाइज किया, तो लोकलाइज होने के कारण ये फर्स्ट जो हमारी फिगर थी वैसे ही आपको शो कर रहा था, इसलिए वो भी अनस्टेबल हो जाएगा। थर्ड प्रोसेस में क्या होगा कि ये भी इलेक्ट्रॉन लोकलाइज नहीं, बट ये विड्रॉइंग ग्रुप है और ये प्लस चार्ज है, मतलब क्या होगा अनस्टेबल, बाद में स्टेबल, क्योंकि डायरेक्टली तो मॉलिक्यूल वहाँ ही अटैच हो गए, तो विड्रॉइंग ग्रुप के होने के कारण वो ज़्यादा अनस्टेबल बन जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट 56 इन द केमिकल रिएक्शन। ओके एनसीईआरटी, फिर से एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कार्बाइल एमाइन टेस्ट है, ये तो आपके एनसीईआरटी के राइट पेज पे ये रिएक्शन है, ठीक है ना,
मतलब देखो ये रिएक्शन में लिखता हूँ इधर ऐसे कुछ आता है ना, CH3CH2NH2CHCl3 3KOH। आप प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, डायरेक्टली नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट होगा तो नाइट्रोजन आइसोसाइनाइड प्लस आप बैलेंस करोगे तो 3KCl, ओके, एंड 3H2O, तो 3KCl चलो KCl ये तो CONH तो आएगा नहीं, तो आंसर क्या आएगा, ये रहा डी, दिल्ली। क्लियर, चलो आगे चलो 57। अभी ध्यान से देखो 57 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बार ध्यान से देखो कि जो ये आपका NO2 ग्रुप है, ओके, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि रिएक्टिविटी ऑफ दिस आयन है ना, वो पहले तो I के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, -I के, ओके। तो जो NO2 ग्रुप है, ओके, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है। क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है, ओके। फिर उससे जो लो स्टेबल में है, ओके, इलेक्ट्रो रिलीजिंग इफेक्ट जो शो कर रहे हैं वो क्या है, CH3 OCH3 और बाद में NMe3। तो पहले इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ऑर्डर में भी आपको बता दिया कि ये CH3 है, OCH3 और बाद में NMe3। क्लियर, तो उसी के कारण जो आंसर आएगा आपका, हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं कि जो आपका, तो पहले तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अभी देखो कि द रिएक्टिविटी गिवन आयन बाय एजो कपलिंग reaction will NO2 makes the strong electrophile, ठीक है, Y CH3 OCH3 and N-methyl has electro releasing effects, ओके। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि NO2 जो है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप है, मतलब -I इफेक्ट होगा उससे। N-मिथाइल ग्रुप है, ओके, उस पर आपको +R देखने को मिलेगी। क्लियर, तो जो हमारा N-मिथाइल है उस पर भी हमको -I इफेक्ट देखने को मिलेगी, सॉरी। तो ये जो रिएक्टिविटी गिवन आपको दिए रखा है उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक कौन है, आपका NO2 ग्रुप है, और बाद में जो ये CH3 OCH3 और मिथाइल वो आपका क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है। मतलब आंसर क्या आएगा, सेकंड, ये सेकंड नंबर है। फिर आएगा आपका फोर्थ, फिर उसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूँ, थर्ड, और ये प्राइमरी, मतलब आंसर आएगा बॉम्बे। क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट पेज पे चलो 58। एक रिएक्शन दी रखी है CH3CONH2 प्लस KOH ब्रोमिनेशन, बाद में CH3COOH सोडा लाइन के साथ रिएक्शन कराओ। आप ये रिएक्शन को क्या बोलोगे, हॉफमैन ब्रोमोमाइड। और चलो हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन हो तो मतलब जो आपको नंबर ऑफ कार्बन के साथ रिएक्शन कर रही हो, जो आपका एमाइड हो, उससे एक कम कार्बन का प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब चलो कि आपके पास प्रोपेनेमाइड हो तो आपको क्या मिलेगा, इथेनेमाइड, मतलब एक कार्बन कम, ओके। तो डिक्रीजिंग ऑफ कार्बन एटम्स, ये आपका सही आंसर होगा। क्लियर, 58। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलो, हाइड्रोजन हैज सेम आयोनाइजेशन पोटेंशियल एज सोडियम, यस, पोटेंशियल में तो सेम ही। इट विल बी नॉट लिबरेटेड एट एनोड, नो,
ये भी गलत है, हाइड्रोजन हैज़ थोड़ी है सेम आयोनाइजेशन है सोडियम के साथ है। फिर हाइड्रोजन हैज़ अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज हेलोजन, उसके साथ भी नहीं शो कर रहा है। बट हाँ, हाइड्रोजन हैज़ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन मतलब उसके ऑर्बिट में क्या है 1s1, तो 1s1 मतलब क्या हो जाएगा, या तो फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वो ऑब्टेन करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा दिल्ली। क्लियर, ये भी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन है। क्लियर, चलो नेक्स्ट। व्हेन जियोलाइट विच इज हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनेट सिलिकेट इज ट्रीट विथ हार्ड वाटर द सोडियम आयन्स आर एक्सचेंज विथ। तो सोडियम आयन के साथ एक्सचेंज कौन करेगा, मान लो कि आपका सोडियम जियोलाइट है, मैं जियोलाइट को Z ले लेता हूँ, ठीक है अभी, और कैल्शियम है, उसके साथ आप रिएक्शन कराओगे तो एक्सचेंज कौन करेगा, केटाइन के साथ केटाइन ही करेगा ना, थोड़ी नेगेटिव करेगा, मतलब कैल्शियम आ जाएगा, कैल्शियम Z2, ओके, और आपका सोडियम रिलीज हो जाएगा। तो एक्सचेंज मेटल मेटल के साथ ही होगा। क्लियर, तो आंसर आएगा Ca++, ओके, 60 नंबर। क्लियर, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम इज नॉट ट्रू। आइसोटॉप्स ओके, सिमिलर इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन यस, देयर मास नंबर द रेशियो ऑफ 1s 2s 3, ये भी सही है। द एग्जिस्ट इन नेचर इन द रेशियो 1s 2s 3 नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में हाइड्रोजन ही पाया जाता है, बाद में ड्यूटेरियम, और ट्रिटियम तो रेयर केस में है। ठीक है, तो वो थोड़ी 1s 2s 3 में होगा, क्योंकि ट्रिटियम तो रेयर केस में, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। मतलब आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका गलत हो जाएगा। क्लियर, हाँ वो सही है कि देयर मास नंबर आर इन द रेशियो, वो हो सकता है। क्लियर, व्हाट इज द फॉर्म व्हेन कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विथ हैवी वाटर। तो हैवी वाटर के साथ आप कैल्शियम कार्बाइड को रिएक्शन कराओ तो क्या हो जाएगा, चलो कैल्शियम कार्बाइड मतलब CaCO2 प्लस हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या है D2O। ठीक है, रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा C2D2, मतलब एक इथिन बनेगा, और कैल्शियम ड्यूटेरियम हाइड्रोक्साइड, जो कैल्शियम ड्यूटेरियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जो कैल्शियम ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम ड्यूटेरियम हाइड्रोक्साइड, वो आपका रिलीज हो जाएगा। और आंसर आपका बनेगा, हैवी वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो CaD2 नहीं आएगा, CaD2O2 भी नहीं आएगा, CD2 भी नहीं आएगा, ये रहा देखो C2D2, ये आपका आंसर। क्लियर, चलो नेक्स्ट। क्लियर, पता चला इधर तक, ओके। नेक्स्ट, फॉर लिथियम +2 R2 Zem R2 5 रेडिएशन है, रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड स्क्वायर है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड स्क्वायर है, मतलब Rn अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड स्क्वायर, मतलब R2/R5 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 5 की पावर 2, मतलब 4/25, मतलब आंसर क्या आएगा 4/25। क्लियर, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। क्लियर, चेन्नई एक्सप्रेस। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, क्या होगा, चलो पहले तो ये इरेज कर देता हूँ। उसमें आप पता होगा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो तो एनर्जी शो करता है। चलो, फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, n = 5, l = 3, m = 0, s = +1/2। चलो n5 है, l मतलब 3 मतलब 0 1 2 SPD। ठीक है, SPDF, 5F मतलब 5F में 0 एजिमिटियल क्वांटम अंक तो आपको मिल गया। एजिमिटियल क्वांटम अंक से आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चाहिए तो क्या करोगे आप, -L2
प्लस एल, मतलब ये इसमें नंबर आता है, ऑप्शन नंबर बी, ये तो सही हो गया। चलो n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -3, s इज इक्वल टू माइनस, तो n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 2 मतलब 0 1 2, 2 मतलब d। अच्छा, अभी मेरे को ये बताओ, हमने अभी तो बताया कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है आपका, उसे आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो, -L2 + L कर रहे हो। तो -2 से +2 में कहाँ भाई साहब आपका कहाँ -3 आ रहा है, देखो तो सही, -3 है ही नहीं, -2 to +2 है, तो -2 to +2 हो तो उसमें ये तो आंसर गलत हो जाएगा। चलो ये हमने मान लिया कि ये हमारा एक आंसर हो गया। देख लेते हैं बाकी के ऑप्शन भी। n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 2 है और m इज इक्वल टू माइनस, हाँ ये शो कर रहा है, इसमें ये वैल्यू आएगी। n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0, हाँ ये भी सही है s के लिए। आंसर कौन सा आएगा, बॉम्बे, क्योंकि आप l इज इक्वल टू 2 है, आप m की वैल्यू फाइंड करोगे -L2 + L, तो आंसर क्या आएगा -2 to +2, मतलब उसमें ये नंबर नहीं आ रहा। क्लियर, आंसर आपका बॉम्बे आ जाएगा। ओके चलो बॉम्बे। विच ऑफ द, पहले तो ये कर देता हूँ। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज एक्यूरेट फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n इज इक्वल टू 6, 6 के लिए क्या आएगी, कुछ आपको सर ने पढ़ाई होगी, मेरे को तो ऐसे ही मालूम है, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ अभी, जो आपको सर ने जो याद रखा है वो आप याद रखना। क्लियर, चलो देखते हैं। 6x 6s, ओके, 6 में से 2 कट, मतलब आप ऐसे, ओके 6s में से 2 कट करोगे, ठीक है, मतलब क्या आएगा, 4f आएगा, अभी डायरेक्टली 4f आएगा ये रिएक्शन, बाद में n-1d हो जाएगा, मतलब 4d आएगा, ओके, और np मतलब 6p, और 6p की वैल्यू इधर से शो करेगी, ठीक है, तो मतलब जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि आप जो शो कर रहे हो आपका ग्रुप में, आपको बताया क्या हुआ है कि विच ऑफ द एक्यूरेट फिलिंग, एक्यूरेट फिलिंग में क्या आएगा आपका, जो शो किया उसमें आपको कुछ ऐसे कुछ देखने को मिला। देखो मैं आपको बताता हूँ, NS n-2 F n-1 P and NP, मतलब ये आपका 6s 4f, बाद में 5p और बाद में आपका 6p, ये आपका नंबर हो जाएगा। क्लियर, तो आंसर आएगा अहमदाबाद। क्लियर, चलो इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलो, एनर्जी ऑफ 2 रेडिएशन आर E1 and E2 have 25 electron volt and 15 electron volt simultaneously find the relation between λ1 and λ2 of given energy। तो चलो इसके लिए आप क्या करोगे कि जो आपका E है एनर्जी, उस प्रोटॉन का जो फॉर्मूला है आपका प्रोटॉन एनर्जी का, फोटोन का, तो फोटोन का आप रखो, ई क्या कर रहा है, 1/λ शो कर रहा है, मतलब E1 हो तो 1/λ1 हो जाएगा, और E2 हो तो मतलब क्या हो जाएगा 1/λ2, मतलब E1/E2 करोगे तो 1/λ1 और 1/λ2, तो ये जो λ2/λ1, E1 की वैल्यू क्या है 25 डिवाइडेड बाई 50, λ2 λ1 25/2 मतलब 1/2, तो 1/2 λ2/λ1। क्लियर, तो आंसर क्या आएगा, λ1 इज इक्वल टू λ2, और ये 2 सामने चला गया। क्लियर, आंसर क्या आएगा 2 λ2। क्या किया मैंने,
फोटोन एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला था उसका फॉर्मूला रखा NHc/λ। हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है अभी, ठीक है। तो वेवलेंथ का ही हम रिलेशन रखें, तो वेवलेंथ का रिलेशन रखें तो ई एनर्जी किससे, वो डायरेक्टली मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ई डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ। आंसर क्या आएगा, ई 1/λ। तो E1 के लिए हम क्या कहेंगे 1/λ1, E2 के लिए 1/λ2, E1/E2 1/λ1, 1/λ2, λ2/λ1, ठीक है। तो E1 की एनर्जी हमको दी की है, कितनी है 25, E2 की 50, तो λ1 सॉरी λ2 और λ1 तो 1/2, तो λ1 सामने जाने दो तो λ1 और 2 को इधर जाने दो तो 2λ2। तो आंसर क्या है, ये रहा ना λ1 = λ2 बॉम्बे। क्लियर, चलो 66 कंप्लीट। चलो इसको फिर से मैं इरेज कर देता हूँ। बस कोई है नहीं, सभी सम। ये चलो फिजिकल केमिस्ट्री था थोड़ा, तो ये भी फिजिकल केमिस्ट्री भी क्या है, NCERT लाइन टू लाइन पे फॉर्मूला क्या क्या था कुछ है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिट्स, क्या बोलेगी इसमें, जो हमारा K है पोटेशियम है वो क्या करेगा, स्ट्रांगली बाउंडेड विथ न्यूक्लियस by compare to other element ओनली फॉर इसी MC के लिए, मतलब जो ऑप्शन में दिए उसके लिए हम बात करें। अदर एलिमेंट मतलब कौन कौन से आएंगे, पोटेशियम ही ज़्यादा उसकी एनर्जी मतलब लोएस्ट एनर्जी शो करेगा, स्ट्रांगली बाउंडेड हो रहा है इसलिए लोएस्ट एनर्जी 2s ऑर्बिटल में किससे आएगी, पोटेशियम के बाद में सोडियम, हाइड्रोजन और लिथियम में वो तो कंपेयर करो। आंसर क्या आएगा, पोटेशियम। चलो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है आपका, विथ द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इज λ1 इन लाइमन सीरीज, ओके, एंड फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ हीलियम्स एटम ऑफ बामर सीरीज। तो पहले हम लाइमन सीरीज के लिए बात करते हैं। तो लाइमन सीरीज के लिए हम बात करेंगे तो 1/λ1 r और z क्या है, हाइड्रोजन है मतलब 1 का स्क्वायर, 1/1² माइनस 1/इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ओके। तो 1/λ1 = r, तो r λ1 की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, 1/r भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं। चलो अभी आगे निकलते हैं। आगे क्या है, बामर सीरीज। तो ये आपके लाइमन सीरीज के लिए, लाइमन सीरीज, ओके, ये आपकी बामर सीरीज। तो बामर सीरीज के लिए क्या आएगी, एन इनिशियली जो आएगी वो 2 के लिए आएगी और NF के लिए क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि आपको क्या बोले लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला ना, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इसी में शो करता है। तो जो 1/λ2 r हीलियम एटम है मतलब 2 की पावर 2, 1/Ni² मतलब 2 की पावर 2 और 1/3 की पावर 2, तो r × 4 1/4 माइनस 1/9, तो 4r क्रॉस मल्टीप्लिकेशन LCM लेकर आप आंसर क्या आएगा 5/36, तो 4 9 36 मतलब क्या है 5r/9। ये आपको λ2 का आंसर मिला, 1/λ2 का आंसर मिला। अभी आपको चाहिए λ2 का आंसर, तो λ2 = 9 ऊपर चला जाएगा और 5r, देखो कुछ ना हो तो इधर 1 लिख दो, तो 1/r, तो 1/r की वैल्यू क्या है λ1, तो λ2 = 9/5 λ1, आंसर क्या आएगा आपका अहमदाबाद। ठीक है, पता चला क्या किया मैंने लाइमन सीरीज के लिए, पहले 1/λ1 r 1 की पावर 1, 1/1² माइनस 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो 1/λ1 = आंसर क्या आएगा r, क्योंकि ये सब तो 1 हो जाएगा तो r ही बचेगा। तो r को सामने जाने तो λ1 ऊपर चला जाए तो क्या आंसर होगा λ1 = 1/r। बामर सीरीज के लिए आपका जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो n = 2 और NF = 3 के लिए आपको शो करेगा, तो 1/λ2 r
2 की पावर 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी 4, 1/2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 मतलब 9, 9 माइनस 4 1 ज़ा 4 5 बचेगी और डिवाइडेड बाई 4 9 ज़ा 36। तो 4 9 कट किया तो 5r/9 बचे। ये आपको आंसर मिला 1/λ2 का। ये जो आंसर मिला 5r/9 ये आपको आंसर मिला 1/λ2। बट मेरे को λ2 का आंसर चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया 9r/5, सॉरी r नीचे चला जाएगा, गलती से मिस्टेक, r क्लियर, इरेज कर देता हूँ। तो 9/5 तो ये 1/r ही हुआ ना, तो 1/r का आंसर तो λ1 है ना, तो लिख दो ना, हो गया क्लियर, इसलिए आंसर अहमदाबाद। क्लियर। 69 एनी सोल्व, इसको इरेज कर दो, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। चलो जरूरत पड़ेगी तो आगे इरेज करेंगे। एनी सोल्व, ठीक है। तो एनी सोल्व के लिए आप रिएक्शन करो, तो एनी सोल्व के लिए रिएक्शन क्या आएगी आपकी, एनी सोल्व किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे OCH3। क्लियर। OCH3 आप CH3 Cl के साथ रिएक्शन कराओगे, मतलब इधर H होगा, ठीक है, एक H इसके साथ रिएक्शन करके HCl रिलीज करेगा, मतलब OCH3 और इधर भी CH3 अटैच हो जाएगा क्योंकि HCl रिलीज हो गया, CH3 प्लस अटैच हुआ। बाद में आपको रिएक्शन करवानी है क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो मतलब वो कहाँ अटैच होगा, ऑर्थो ग्रुप पे ही अटैच होगा क्योंकि पैरा पे तो CH3 ग्रुप अटैच है। हो गया क्लियर। और बाद में आपको कराना है HBr के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो रिएक्शन होने के बाद देखो ये ईथर है, ईथर के साथ क्या होगा रिलीज, ईथर के साथ ये कंपाउंड दूर हो जाएगा, मतलब जो आपका मिथेनॉल प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट की तरह निकलेगा। तो आंसर क्या आएगा आपका OH, क्लियर। इधर आ जाएगा Br क्लोरीन और इधर आ जाएगा CH3, ठीक है। क्या आ जाएगा इधर, फिर से आपको बता दूं कि जो आप रिएक्शन कर रहे हो वो रिएक्शन में एनीसोल है, ठीक है। तो एनीसोल के साथ जब भी आपने रिएक्शन की तो रिएक्शन होने के बाद, ठीक है, रिएक्शन जो है हमारी एनीसोल, ठीक है, एनीसोल रिएक्शन होने के बाद 69 नंबर है ना हमारा, ओके। तो रिएक्शन होने के बाद जो रिएक्शन हमारी है एनीसोल है, CH3Cl है, ये रिएक्शन करवा रहे हो HCl के साथ, रिएक्शन HCl रिलीज होगा, इधर CH3 अटैच हुआ और ये Cl2Cl3 मतलब क्लोरीनेशन के साथ रिएक्शन किया, तो ये जो क्लोरीन था वो ऑर्थो ग्रुप पे अटैच हो गया। बाद में क्या होगा कि आप HBr के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, गलत है, HBr के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, तो मतलब क्या होगा कि ये H है वो इधर अटैच होगा और ये CH3Br लेके रिलीज हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा ये आंसर ऐसे कुछ आएगा, मैं फिर से लिख देता हूँ पूरा, आपको अच्छे से एक रिएक्शन दे देता हूँ। देखो एनीसोल है, एनीसोल मतलब OCH3 फिर CH3Cl के साथ रिएक्शन की, तो इधर से H पैरा ग्रुप पे अटैच होगा CH3, तो ये OCH3 और ये CH3, ठीक है। बाद में आपने रिएक्शन करवाई क्लोरीनेशन, तो क्लोरीनेशन
एक मिनट, कुछ गलत हो गया था, एक मिनट फिर से लिखता हूँ। चलो एनिसोल है, ठीक है, ये हमारा एनिसोल है OCH3। आप मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, तो मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये जो रिएक्शन है उस पर आपको HCl रिलीज हो गया, जो पैरा ग्रुप है वहाँ मिथाइल ग्रुप अटैच होगा। मिथाइल ग्रुप अटैच होने के कारण बाद आप क्लोरीनेशन कराओ तो जो पैरा ग्रुप पे क्लोरीन तो अटैच हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी वहाँ CH3 ग्रुप है, मतलब क्लोरीन आएगा। बाद में आप क्या करवा रहे हो, HBr के साथ रिलीज करवा रहे हो, तो ये जो आपका CH3 है वो CH3Br रिलीज होगा और आपको क्या बनाएगा, फिनॉल, फिनॉल बाहर अटैच होगा, ठीक है। तो 4 मिथाइल, मतलब पहले तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल फिनॉल, ओके, मतलब आंसर आएगा आपका पहले। क्लियर। चलो नेक्स्ट 70, विच रिएजेंट इज यूजफुल ऑब्टेन साइक्लोहेक्सेन फ्रॉम साइक्लोहेक्सेनिल। ये कौन सी रिएक्शन है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब कंसंट्रेशन H2SO4 यूज होगा, और कंसंट्रेशन H2SO4 मतलब कि जो आपको साइक्लोहेक्सेनॉल है उस पे से आपको H2O रिलीज कर लो, मतलब एक अल्फा पे हाइड्रोजन और बीटा से OH रिलीज होके जो बनेगा वो अल्किन बनेगा, ठीक है। अल्कोहल में से अल्किन को कन्वर्ट करने के लिए आप बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करवाते हो, ओके, ये NCERT लाइन है, ठीक है। 71, विच ऑर्डर इज ट्रू फॉर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस जो रिएक्शन है आपकी, क्लियर, तो वो क्या थी, पहले प्राइमरी, बाद में जो आपका क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन क्या होगा, वो आपको रिलीज होगा, तो ये जो प्लस कार्बन इधर रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा। बाद में दोनों दूसरी बार एक बार क्लोरीन आ रहा है, तो मतलब क्लोरीन से ब्रोमीन ज़्यादा रिएक्टिविटी है, ठीक है ना। और फिर क्लोरीन आएगा तो क्लोरीन वाले 2 कंपाउंड है, तो कंपाउंड में ये जो डबल बॉन्ड है वो ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। तो मतलब सेकेंड पहले आएगा, बाद में थर्ड क्योंकि डबल बॉन्ड है लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होगा, बाद में फोर्थ और बाद में फर्स्ट, मतलब आंसर हो जाएगा चेन्नई। क्लियर। फिर 72, इन द गिवन रिएक्शन गिव द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट W and Z। आपका ये जो डायजो प्रोडक्ट है, डायजो प्रोडक्ट ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएगा, तो ये जो हीट करोगे तो आपको इधर फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। फिर यहाँ आपको एक NO2 ग्रुप अटैच होगा क्योंकि अब इधर नाइट्रेशन हो जाएगा। नाइट्रेशन होने के बाद इधर आ जाएगा आपका एनिलीन क्योंकि आप रिडक्शन करवा रहे हो, और ये Fe2O का मतलब होता है CH3CO2O, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड है तो वो डायरेक्टली इधर एक H के साथ रिलीज होके ये जो कंपाउंड है, एक तो एसिटिक एसिड बाय प्रोडक्ट निकलेगा और एक आएगा आपका इधर COCH2। चलो अभी इधर क्या होगा, आप जब भी COCH3 सॉरी, इधर जो आपका रिएक्शन होगा तब आप बोलोगे फ्लोरोबेंजीन सर बन रहा है और एक बन रहा है एसिटाइनिलाइड। नहीं बेटा, आपको याद रखना है कि जो IUPAC नेम बोला है इधर, तो आपको IUPAC नेम बोले तब आपको जनरल नेम याद नहीं रखना, तो IUPAC नाम लिखना है। तो IUPAC में क्या लिखोगे आप, एन फिनाइल और इथेनेमाइड, मतलब आंसर आएगा दिल्ली। ओके, फिर से बता देता हूँ कि जब आपका ये डायजो प्रोडक्ट था, डायजो प्रोडक्ट इस रिएजेंट मतलब फ्लोरिक एसिड के साथ आप रिएक्शन करवाओगे तब ये फ्लोरोबेंजीन बनता है, ठीक है, एक तो सही है। चलो सेकेंड प्रोसेस में क्या है, सोडियम नाइट्रेट है, ये नाइट्रोजन भी दूर हो जाएगा, सोडियम बोरोफ्लोराइड भी दूर हो जाएगा, मतलब इधर क्या बनाएगा, एक
NO2 ग्रुप होगा, नाइट्रोबेंजीन बनाएगा। इसको आप रिडक्शन कराओगे तो एनिलीन में कन्वर्ट होगा, और एनिलीन है वो उसको आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो इधर क्या प्रोडक्ट मिलेगी, NHCOCH3। तो आप इसको क्या बोलोगे, एसिटेनिलाइट। नहीं बेटे, बेटा आपको याद रखना है कि IUPAC नहीं हो तब आपको एनफिनाइल, तो इसको हम बोलेंगे इथेनेमाइड, मतलब डेली आंसर आएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। ओके, 73 में क्या है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपको गिवन है, जो आपको नाम देने हैं। पहले तो जो OH ग्रुप है मतलब पैरा हाइड्रोक्सी होगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन होगा, तो ये आएगा आंसर इधर V, मतलब P के साथ आया V। ओके, फिर ये बीटा नेफ्थाइल ग्रुप है मतलब Q के साथ आप जाओगे W, बीटा नेफ्थाइल एजोबेंजीन बनेगा। फिर ये एनिलीन है मतलब पैरा एमिनो एजोबेंजीन है, मतलब R के साथ आएगा TRT। किसी का नाम आरती हो तो ऐसा मत बच्चों उसके साथ शूट मत करना। S है मतलब जो बचा हुआ यही बचेगा ना, NN डाइमिथाइल एमिनो एजोबेंजीन। ठीक है, तो फर्स्ट है वो पैरा हाइड्रोक्सी है, ये बीटा नेफ्थाइल का स्ट्रक्चर है, ये पैरा एमिनो है और ये NN डाइमिथाइल। मतलब देखो S के साथ U, देखते हैं PV नहीं, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल, PV QW RT और SU, मतलब आंसर आएगा बॉम्बे। क्लियर? फिर 74 में क्या है कि इंटरमीडिएट स्टेप में आपको देख के मतलब आपको बताता हूँ। देखो इधर स्ट्रक्चर ऐसा है R COO और ये आपका CH N ट्रिपल बॉन्ड N, तो आप रिएक्शन करवाओगे R COO, ठीक है, और ये N2 रिलीज हो गए। ठीक है, ये N2 आपके रिलीज हो गए तो CH पे क्या आ जाएगा, एक बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक लॉन पेयर आ जाएगा। मतलब जब भी एक लॉन पेयर एंड दो डाइवैलेंसी बॉन्ड हो कार्बन पे, डाइवैलेंसी बॉन्ड हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्बिन। ओके, तो आंसर क्या आएगा, चेन्नई, C। क्लियर? चलो नेक्स्ट, ये यूज कर देता हूँ। याद रखना कि जिस कार्बन ऊपर डाइवैलेंसी बॉन्ड हो और एक लॉन पेयर हो, तो लॉन पेयर हो तब आपको याद रखना है कि वो कार्बिन है इंटरमीडिएट स्टेप में। ओके, उसको हम कार्बिन बोलेंगे। क्लोरोइथेन, जो आपका क्लोरोइथेन है उसको साथ आप सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करोगे, मतलब क्लोरोइथेन मतलब CH3 CH2 Cl, सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो CH3 CH2 और Cn। बाद में आपने क्या किया, निकल इन मतलब रिडक्शन करवा रहे हो निकल के प्रेजेंस में, मतलब क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 NH2। क्लियर? फिर आगे प्रोसेस में क्या है कि आपने एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ किया है, CH3CO ट्वाइस हो, मतलब क्या प्रोडक्ट क्या बनेगी, आपका हाइड्रोजन एक रिलीज हो जाएगा। हाइड्रोजन रिलीज होके क्या बनाएगा, NHCOCH3। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट होगा, देखो CH3 CH2 CH2 CO NHCOCH3। ओके, NHCOCH3 मतलब आएगा आंसर आपका अहमदाबाद। ओके, आंसर क्या आएगा आपका, अहमदाबाद। चलो 76 ये लिख दिया। क्लोरोइथेन सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे, सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे मतलब CN ग्रुप अटैच होगा उधर Cl की जगह और NaCl रिलीज हो जाएगा। फिर आप रिडक्शन करवाओगे तो CH3 CH2 CH2 NH2, फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये जो COCH3 ग्रुप है वहाँ अटैच हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट, इधर तक खत्म। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
चलो आपके पास एक रिएक्शन है 2NO प्लस O2 इन गिव्स 2NO2, तो नॉट करेक्ट होगा। पहले तो आप ये लिखना सीखे होगे, DNO आपके सर ने पढ़ाया होगा, DNO/dt, फिर DO2/dt वेट एक्सप्रेशन मतलब +1/2 DNO2/dt। चलो अभी ऑप्शन देखते हैं। पहला है ऑप्शन -1/2 DNO/dt, चलो ये करेक्ट है। फिर -1/2 DNO2/dt +1/2 आएगा ना, ये तो प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट में साइन क्या होती है, प्लस होती है, इंक्रीजिंग होती है ना। जो आपका कंसंट्रेशन होगी वो बढ़ेगी, वो शो करता है प्लस, तो प्रोडक्ट मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, बॉम्बे। आगे देख लो, वो तो सही है सब, मतलब आंसर आएगा बॉम्बे। क्लियर। चलो 77 में क्या है, 2A + B गिवन A इज ट्वाइस कंसंट्रेशन। आप एक ही क्या कर रहे हो, ट्वाइस, मतलब ये एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है। आप याद रखो 2A + B इन गिव्स A2B, तो इसका आप रेट क्या लिखोगे, A⁴ एंड B⁴ 1 कुलबर्ग और भाग के अकॉर्डिंग। तो आप क्या लिखोगे इधर कि कंसंट्रेशन A की ट्वाइस मतलब 2A² और B की कंसंट्रेशन हाफ हो रही है। क्लियर हो गए बाप। तो 4 2⁴ मतलब 4 और इधर 1/2 2 2 ज़ा 4, मतलब जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो 2 टाइम इंक्रीजेज होगा। मतलब आंसर क्या आएगा 77 में, चेन्नई आएगा। ठीक है, क्योंकि आप एक ही कंसंट्रेशन ट्वाइस की मतलब डबल हो गई। ठीक है, मतलब 4 और बी की कंसंट्रेशन आपने क्या की, हाफ की, मतलब क्या हो जाएगी 1/2। ओके, तो 4 × 1/2, तो आंसर आएगा आपका चेन्नई, 2 टाइम इंक्रीजिंग। ओके क्लियर। आगे बढ़ो अभी। ओके 78, पहले तो इसको इरेज कर देता हूँ। फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके चलो नेक्स्ट, N2 + 3H2 2Na3 6 × 10⁻³ हाइड्रोजन यूज इन 10 मिनट। चलो आप DNH3/dt, ओके DNH3/dt मतलब क्या आंसर होगा, आपको दिया क्या है, हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओ तो पहले तो देखो ऐसा कुछ होगा 1/3 DH2/dt इज इक्वल टू Na3 में क्या आएगा 1/2 DNH3/dt, मतलब ये 2 कहाँ चला जाएगा, सामने चला जाए तो ऐसे कुछ होगा 2/3 DH2/dt, मतलब 2/3 × 6 × 10⁻², 3 2 ज़ा 6, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 4 × 10⁻², NH3 इन 10 मिनट। ये याद रखना खास। क्लियर, NH3 इन 10 मिनट। अब हाउ मेनी मोल NH3 विल प्रोड्यूस इन 0.3 मिनट, मतलब आप लिख सकते हो ना कि 10 मिनट में 4 × 10⁻², तो 0.3 मिनट में कितना, तो 0.3 × 4 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 10, तो 3 4 ज़ा 1.2, तो 1.2 का आंसर क्या है आपका 10⁻3, तो 78 में आंसर आ जाएगा चेन्नई। 79, इन दिस रिएक्शन R2P कंसंट्रेशन R बिकम ट्वाइस। इरेज कर देता हूँ, ये लिख दिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो इन दिस रिएक्शन R2P, ओके R की कंसंट्रेशन आप ट्वाइस कर रहे हो, मतलब आपने 2 गुनी की तो कितनी हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुनी बढ़ेगी। देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली आर रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, मान लो कि आपने 2 की रिएक्शन है 2 गुनी बढ़ाई, तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 हो रही है। ठीक है, तो इधर n ले लेता हूँ, तो 2⁴ 2, ठीक है, ये 2⁴n हो जाएगी, तो n = बेस हो गया ना सेम। क्लियर, तो आंसर क्या आ जाएगा n = 2। क्लियर।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फिनाइट टाइम टू कंप्लीट द रिएक्शन, ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आएगी इसमें। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होने के लिए आपको इन्फिनाइट टाइम लगेगी। क्लियर। फिर इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन ए एंड हाफ टाइम इज T1/2 द फॉलोइंग रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना ए नॉट से। बस तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन बॉम्बे। क्लियर। नेक्स्ट, इन फर्स्ट ऑर्डर आपको मैंने आपको बताया था कि 75% पे 2T1/2 है, तो 75% से कंप्लीट हो रही है 32 मिनट में, तो T1/2 आपका क्या आएगा, 50% कंप्लीट मतलब T1/2 भी हुआ। ओके, तो 32/2, तो T1/2 कितना आएगा, 16 मिनट। आंसर आएगा चेन्नई। विच इज़ करेक्ट फॉर हाफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कंसंट्रेशन भी नहीं होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी नहीं होता, तो इंडिपेंडेंट। ओके, जो आपका T1/2 है फर्स्ट ऑर्डर का, वो उसका फॉर्मूला क्या है, 0.693/K। तो जो ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है वो कहाँ पे, इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा आ रहा था। ठीक है, तो ये T1/2 इंडिपेंडेंट है। ओके, कंसंट्रेशन से, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, दिल्ली। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है कि चलो कि आपको कोई रिएक्शन मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लिखा ही हुआ है, तो इनिशियली कंसंट्रेशन आप फॉर्मूला रख दो, 2.303 डिवाइडेड बाई K log, ओके, 0.05, 0.015। ओके, फर्स्ट ऑर्डर आपको बोला है कि 45 मिनट में, तो हाफ लाइफ की ना, तो पहले K फाइंड करो, तो 2.303 अपॉन K नहीं, T कितने है, 45 मिनट, लॉग 5/100 इंटू 15/1000, ऊपर चला जाएगा, 5 3 और एक 0 कट, तो 2.303/45 लॉग 10-3 मतलब 1 - 0.4771, लॉग 3 की वैल्यू 0.44.6 इंटू 2.303/45। क्लियर। तो आप इसका कैलकुलेशन करोगे, तो आंसर क्या आएगा आपका, मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। ठीक है, तो 2.303 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 45, तो 0.030। फिर आपका T1/2 फाइंड करना है, तो T1/2 के लिए क्या करोगे, 0.693/0.300, तो 0.693 डिवाइडेड बाई 0.030। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम 1/2 करने के लिए आपका आंसर क्या बन जाएगा, आप पूरा रिएक्शन पे कुछ आप एक याद रखो, ये जो रिएक्शन हो रही है ना 45 मिनट, पूरी कैलकुलेशन करो, तो K का आंसर आपको इधर मिलेगा, और जो K आए वो T1/2 0.693/K रखो, और जो आंसर आए K की वैल्यू इधर से आपको निकाल के इधर K रखो, तो T1/2 जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 87.4 मिनट। क्लियर। चलो इसको फिर से मैं इरेज कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट भी आपको मैंने बताया हुआ है कि आप ये याद रखो, बट जो आपको याद ना रखना हो ना, कि जो देखो T99.9 और डिवाइडेड बाई T1/2 करो, तो 2.303/K log 100/0.1 और ये 2.303 K 0.693/K, K कट, ये 3 हो जाएगा, और इसका आंसर आएगा 10⁻³ का आंसर क्या होता है, मतलब 3 होगा, 3 × 3 क्या हो जाएगा, आप पूरी कैलकुलेशन सही से करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10⁻3, ये 3.3 है, 3.3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा आंसर 10 गुना ज़्यादा होगा। ओके, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, डी। ओके, चलो हो गया क्लियर। नेक्स्ट पेज पे चले जाए। क्लियर। जब भी आपको ऐसा कुछ बोले तो आप ऐसे रेशियो निकालना, ये डायरेक्टली 99.9% है, वो डायरेक्टली 10 गुना T1 आपसे। ओके, चलो नेक्स्ट।
86 विच इज इनकरेक्ट आर्हेनियस रेट कांस्टेंट इक्वेशन। सीधा आंसर है जब आपका टी इंक्रीज होगा, ओके, जब आपका टी इंक्रीज होगा मतलब जब आप एक्टिवेशन इंक्रीज होगा तो के भी क्या होगा, इंक्रीज होगा ही, ओके। तो इनकरेक्ट क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आपका ये बढ़ेगा तब आपका के क्या होगा, डिक्रीज होगा। आंसर क्या आएगा, बी, ये आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 87, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थियरी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, डायरेक्टली है क्योंकि ऑन द जो कोलिजन नंबर ज़्यादा हो गए, जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा कोलिड्स करेंगे उतने ही प्रोडक्ट ज़्यादा देगी। तो ऑन द नंबर ऑफ कोलिजन प्रॉपर, तो मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्शन, आपको क्या बताया था मैंने कि जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में कोलिड्स होना जरूरी है। सेकेंड, जो कोलिड्स हो वो क्या हो, प्रॉपर डायरेक्शन में होना जरूरी है, ठीक है। तो ये देखो प्रॉपर डायरेक्शन कोलिजन, तो आंसर क्या आएगा, रिएक्टेंट मतलब 87 में ऑप्शन अहमदाबाद, ओके। 88, इफ द यूनिट है रेट कांस्टेंट का यूनिट, ओके चलो साइड में रखो, पता नहीं है। रेट का कांस्टेंट तो आपको मालूम ही है क्या है, मोलर सेकेंड इनवर्स, और जीरो ऑर्डर का भी क्या है, मोलर सेकेंड इनवर्स, मतलब आंसर क्या आएगा, जीरो ऑर्डर। ऑन द रिएक्शन मेथड BQ1 फॉर्मेशन B इज 0, तो डायरेक्टली ये भी रिएक्शन आप डायरेक्ट लिख सकते हो K1/K2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R से है, ओके। मतलब आंसर क्या आएगा, अहमदाबाद। अभी 90 नंबर है, 90 नंबर हमें आपको समझा कैसे करना है। आज का लास्ट क्वेश्चन, ओके। तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपको कैसे करना है, देखो कि मान लो कि आपके पास जो रेट है, रेट आपको दिया हुआ है KF NO2 and H2, ओके। ये रिएक्शन है, उससे मैं K इक्विलिब्रियम लिखता हूँ। K इक्विलिब्रियम मतलब क्या आएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय बैकवर्ड रिएक्शन का, तो मतलब क्या आएगा, N2H2O² डिवाइडेड बाय H2² एंड NO2। मतलब आप KF को फॉर्मूला इधर सामने जाने दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, H2² NO2 इज इक्वल टू KB N2 H2O²। अभी इधर क्या है, NO2, ओके, H2, एक पावर सामने जाने दो, तो NO2, तो KB N2 H2O² डिवाइडेड बाय H2। तो ये आपका बैकवर्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन का रिएक्शन ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा, C, क्लियर। तो आज हम इधर ख़त्म करते हैं हमारा केमिस्ट्री का मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन, ओके।